जो बच्चे ढंग से बोलना नहीं चाहते थे, हमारे जन तो बोलना, मैं क्या बताऊं, मैं हम लोग कैसा हम लोग कर रहे हैं हम। एक किनारा एक ईमान, एक किनारा एक ईमान। जब नौकरी लगी तो घर आपके भाई के ससुराल सारे जी जी सब खुश थे, मैं बहुत खुश थे। और अब सब बहुत मायूस है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भारत जब परतंत्र था, जब ब्रिटिश काल था, तब भी किसी को नहीं निकाला गया। स्वतंत्र भारत में ये कैसा न्याय है? अंबिकापुर से 300 350 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। मैं अपने दिल की बातें अपने पास रखता हूँ। 3 बार 4 बार 10 बार कॉल आता है कि बेटा तो क्या कर रहा है। उसके पिताजी का हृदयाघात हो गया, आईसीयू में एडमिट है। समस्या है कि घर परिवार की पर भी बात आ रही है। घर परिवार के लोग भी जो है कहीं ना कहीं सवाल करेंगे, क्योंकि नौकरी में पदस्थ हो जाने के बाद नौकरी से हटाया जाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। यही तो बात है मैम, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कहती है कि 11 अगस्त के बाद में जो यानी कि बीएड है वो पढ़ाने लायक नहीं है, और 11 अगस्त से एक दिन पहले जो यानी कि बीएड धारी है वो पढ़ाने लायक है। कहीं ना कहीं मुझे न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल उठता है मेरे लिए। मैं इस स्थिति और इस मोड़ पर खड़ा हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज। अभी मैं उनका धरना स्थल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, और चारों तरफ की जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारे बीएड शिक्षक जिन्हें भर्ती दी गई थी सहायक शिक्षक के लिए, लेकिन अभी इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। अभी इन्हें हटाने की बात चल रही है, जिसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों से 14 तारीख ये सभी अंबिकापुर से निकले थे। अंबिकापुर से निकलने के बाद ये पैदल निकले थे, इनकी मार्च रैली के द्वारा ये अपनी मांग को बता रहे थे। आप देख सकते हो हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक शिक्षक के हाथ में एक बैनर, एक मांग लिखी हुई है, एक नारा एक मांग समायोजन। लगभग 2 हफ्ते के बाद नौकरी से छीन जाने वाली है, ऐसी बात सामने आ रही है। अब सीधे इनसे बात करती हूँ क्या कुछ इनका कहना है। लगातार अपने न्याय की मांग कर रहे हैं कि नौकरी में समायोजन दे दिया जाए। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी बातें। आप यहाँ बैठी हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। कहाँ से आई हैं आप? मैं कांकेर से आई। कहाँ बैठे हो? लगातार आप लोग मांग कर रहे हो समायोजन का, क्या कुछ कारण है? एक्चुअली बीएड जो अभी हम लोग अभी सरकारी नौकरी में उनको निकालने की बात कही जा रही है। कोर्ट के द्वारा डीएड को नियुक्ति दिया जा रहा है, और बीएड को क्या करना उसका भी पता नहीं। और ये हमारे धर्म संकट में पड़े हुए कि हमारा क्या होगा। हो सकता है हमारी नौकरी चली जाएगी 1-2 दिन में। सरकार के पास अनेक विकल्प होते अभी हैं। कितने दिन का समय दिया गया? समय तारीख दिया गया है? अभी 10 तारीख को जो सुनवाई हुआ था उसमें 14 दिन में नियुक्ति देने की बात है डीएड वालों की। अब वो 14 दिन के भीतर हमारे साथ क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं? अभी समय तो मतलब दिया गया है, फिर आप लोगों को मतलब वो तो प्रदर्शन डीएड की नियुक्ति के लिए है। हम डीएड सहायक शिक्षक पहले ही पदस्थ है। अब उस बीच में क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। कोई बताते तो नहीं आपकी नौकरी अभी चल देगी। हो सकता है कि हमें लेटर तुरंत आ जाए, कल आ जाए, हमें ये नहीं पता है। तो आपने सुना कि कैसे मैडम जो है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें समस्या हो रही है। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मतलब मांगे हैं और प्रशासन सुन रही है कि नहीं सुन रही? मैम, हम तो प्रशासन के आश्वासन पे यहाँ पे आए हैं। प्रशासन ने हमको जब से ये डीएड बीएड विवाद चालू हुआ है तब से यही बोला है कि आपके लिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। अभी हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि 14 दिवस के भीतर डीएड वालों की नियुक्ति दी जाए, जिससे हम सभी असमंजस में हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार ने हमको आश्वासन दिया है कि बीच का रास्ता निकालेगी, तो बीच का रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उसी रास्ते की तलाश में आज हम लोग यहाँ पर अनुनय यात्रा भी निकाले, और यहाँ पर सरकार से मांग करने के लिए हम लोग 3000 शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये आप लोगों की अनुनय यात्रा थी, अंबिकापुर से शुरू हुई थी, तो वहाँ से शुरू होने के बाद कोई आपसे आके मिला, आप लोगों से आके कोई आश्वासन दिया कि आप लोग अनवरत चलते हुए आए? नहीं मैम, किसी प्रकार का अनुशासन मतलब प्रशासन की ओर से? हाँ, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का आश्वासन हमें नहीं मिला है।
है ना, अभी तक जब से अनुयायी यात्रा चालू है उससे पहले इनके प्रवक्ताओं द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमेशा यही कहा गया है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। हम न्याय की आस में यहाँ पे बैठे हुए मैडम, 300 किलोमीटर चल के भी आ गए और अभी तो मतलब पता नहीं हम लोग 3 दिन यहाँ रहेंगे, 4 दिन यहाँ रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। अच्छा, तो मतलब उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है। मैम सर, जिस प्रकार सरकार ने पीएससी जैसे संवेदनशील मसले को सॉल्व कर दिया, दोषियों को अलग कर निर्दोषों के साथ न्याय किया, हम हमें भी न्याय का पूरा आस है कि हमारे साथ न्याय होगी और इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनसे अनुनय करने, उनसे अनुरोध करने आए हैं कि हमारी भी सेवा को सुरक्षा परिधान करें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी राशन पानी का सवाल है यहाँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं हेमंत कुमार साहू, बीएड सहायक शिक्षक, कांकेर ब्लॉक में पदस्थ हूँ मैं। धन्यवाद। तो ये भाई कांकेर ब्लॉक में पदस्थ हैं। आपने सुना कि ये जो अपनी जो पूरी समस्या है कि घर परिवार की पर भी बात आ रही है, घर परिवार के लोग भी जो है कहीं ना कहीं सवाल करेंगे, क्योंकि नौकरी में पदस्थ हो जाने के बाद नौकरी से हटाया जाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। मैडम, आप एक महिला है, घर की स्थितियाँ जो मतलब घर में जो एक माहौल बन जाता है कि सरकारी नौकरी लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, तो घर में क्या स्थितियाँ हैं? मैडम, जब मेरी नौकरी लगी थी तो मेरे ससुर जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने, मेरी सास ने सबको कॉल करके पर्सनली बताया है कि मेरी जो बहू है उसने इतनी मेहनत की और इतनी कड़ी परीक्षा, यानी इस स्थिति में कि पूरे परिवार के साथ और एक 6 साल के बच्चे के साथ उसने तैयारी की और उसे गवर्नमेंट जॉब में लगा है। वो लोग बहुत खुश थे और अभी जितना तनाव में शायद मैं नहीं हूँ, उससे ज्यादा तनाव में वो लोग हैं। तो आपका बच्चा भी मतलब आपके साथ आया हुआ है? हाँ, मेरी 6 साल की बेटी है, वो उसे मैं यहाँ तो नहीं लाई हूँ, पर वो आई है, मेरे साथ आई है। मैं जगदलपुर से आ रही हूँ। मतलब अपने साथ अपने बच्चे को। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक शादीशुदा महिला के साथ में सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार, इवन उसकी जो 6 साल की बच्ची भी है वो भी सफर कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो नौकरी है, इनका समायोजन है, जो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, लगातार बात कर करके एक अलग अलग चीजें आपके सामने रखती जाऊंगी मैं कि कौन कौन व्यक्ति क्या क्या चीज जो है और कौन कौन सी स्थितियां अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। भाई, आप आज यहाँ पहुंचे, सबसे पहले आपने तो परीक्षा दिलाई, कितना मेहनत लगा, क्या कुछ लगा, उसे बताइए। मैं, मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, जब मैं 5 साल का रहा हूँगा तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने खेती किया, मैंने धान काटा यहाँ तक खेतों में। उसके बाद बीएड किया, 2 लाख रुपए खर्चा हुआ, कहाँ से मैंने जुटाए वो मैं ही जानता हूँ। और मेरी पीड़ा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मेरे पापा पहले से नहीं थे, मैं बहुत सारी प्रताड़नाओं झेलते आया हूँ कि तुम्हारी मम्मी तो ये करती है, वो करती है। उन सब परिस्थितियों से बाहर निकल करके मैंने नौकरी पाई थी और आज अचानक से 3000 बीएड सहायक शिक्षक साथियों को बाहर कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग लगातार अंबिकापुर से चलते चलते चोटिया, कटघोरा, लखनपुर, उदयपुर, बिलासपुर, रायपुर में दामाखेड़ा भी पहुंचे थे। वहाँ कबीर पंथ के से हम लोग मतलब वहाँ मुलाकात की। उसके बाद वहाँ से पूजा अर्चना की, उसके बाद बिलासपुर के लिए निकले और ये रैली अनुनय यात्रा की रैली थी। इस अनुनय यात्रा की रैली में सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी बीच में, और कुछ कुछ बातें सुनी भी, तो हमें सरकार से आशा भी है। इसलिए हम अपनी एक ही मांग रखते हैं, केवल समायोजन और समायोजन। अभी तो शिक्षा मंत्री कोई है नहीं, उसका डिपार्टमेंट अभी तो सीएम साहब से ही हमारे आग्रह है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, विष्णु का सुशासन है, तो हमको बहुत ही आशा है उनसे। और एक ही मांग है, समायोजन करें। घर परिवार वालों से क्या मतलब, आप लोगों को क्या मतलब? घर परिवार वाले हमारे साथ हैं, लेकिन मेरी मम्मी बार बार फोन करती है, पूछती है बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू। मैं बता नहीं पाता, अपने लफ्जों से नहीं बता पाता मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जितनी चीजें कर रहा हूँ अगर उनको बताऊंगा तो वो पता नहीं क्या कर लेंगी। इसलिए मैं अपने दिल की बातें अपने पास रखता हूँ। 3 बार 4 बार 10 बार कॉल आता है कि बेटा तू क्या कर रहा है।
तो आपने देखा कि ये भाई हमारे साथ हैं, कैसी उनके घर की स्थितियां हैं, उनके पिताजी नहीं हैं, उसके बावजूद वो लगातार लड़ रहे हैं और शासन प्रशासन से अपनी नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। और काफी ज्यादा यहाँ पर हर एक इंसान की एक अलग कहानी है, हर एक इंसान की एक अलग स्टोरी है। सीधा हम एक और भाई हैं, आपसे बात करते हैं। आप लगातार जो है अपने साथियों के साथ खड़े हुए हैं। कल रात में भी आप पूरे रायपुर से गुजरते हुए निकले, लगातार अपने साथियों के साथ हैं। कैसे मतलब अपने साथियों को कैसे लेके चल रहे हैं साथ में आप? मैम बहुत बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। अंबिकापुर से ये रैली चालू हुई थी, हमारे सब साथी लोग साथ में आए, है ना। कितना ठंडी था और उनको ये यहाँ पर एहसास है कि हमारी नौकरी जा सकती है, तो सब अपनी नौकरी बचाने के लिए आए हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सबकी जो नौकरी थी, आपने नौकरी कब ज्वाइन किया, कैसे क्या कुछ रहा वो पूरी जो आपकी जो वो? मैम देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 2 जुलाई को रिजल्ट आता है हमारा। जिस जो व्यापम एग्जाम लेता है उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है, मई में नोटिफिकेशन आता है और उसमें कहा जाता है कि बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक के लिए। तो उसी के बाद क्या हुआ कि 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आई। 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आई तो हम लोग को लगा कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। तब 11 अगस्त 2023 को अचानक से फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो फिर हम लोग ने स्टे किया, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से स्टे लेके आए, फिर हमें ज्वाइनिंग दिया गया। ज्वाइनिंग के बाद हम लोग हर एक प्रकार की ट्रेनिंग किए हैं और हम लोग चुनाव ड्यूटी भी किए हैं मैडम, और नवोदय में बहुत लोग का सिलेक्शन भी करवाए हैं। तो हमने अपना कार्य पूरा बखूबी तरीके से किया है। उसके बाद हमारा केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी। अब वहाँ पर कहा यही जाता है, हमारे लिए फैसला थोड़ा सा हमारे विपरीत आता है। वहाँ कहा जाता है कि बीएड वाले लोग को सहायक शिक्षक में नहीं किया जाए, लेकिन वहाँ ऐसे में तो फिर भर्ती नहीं हाँ करनी चाहिए। हाँ वहाँ पर लेकिन माननीय श्री जस्टिस ढूलिया जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उन्होंने भी बोला कि इनके साथ क्या किया जाए। तो सरकार से वहाँ पूछा था और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी केस चलता है। तब माननीय श्री व्यार जी ने, उन्होंने भी बोला कि इनको निकालना कोई हल नहीं है, आप इनकी नौकरी सुरक्षित करने का प्रयास करें, इनको कहीं ना कहीं समायोजन करें, कहीं बाइफरगेट करें, कहीं नौकरी बचाएं इनको। तो आपने सुना कि कैसे पूरे जो कोर्ट का जो इनका दौरा था वो भी बहुत ही मतलब कठिन था। और भी हमारे साथ देखिए पीछे पूरी भीड़ लगी है, मतलब लगभग 2-3 हजार की संख्या में, 2000 की संख्या में तो लगभग सारे होंगे शिक्षक हैं। हमारे प्रदेश को काफ़ी सारे शिक्षकों की ज़रूरत है। हमारे साथ बहनें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि बहनों की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होती है घर में भी, क्योंकि घर को भी संभालना होता है और अपने अगर आप बाहर का काम करने निकल चुकी हैं तो बाहर को भी देखना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे प्रदेश के कोने कोने में आज भी शिक्षक और शिक्षिका की कमी है, कैसे देखती हैं उसको आप? मैम सबसे पहले आपने बहनों की बात की तो मैं सरकार के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसी पे कटाक्ष करती हूँ कि ये कैसा बेटी पढ़ाओ है। आपकी जो बस्तर और सरगुजा की जो बेटियां हैं, पूरे प्रदेश से जो शिक्षिकाएं आपकी बेटियां जो शिक्षक में जो चयन हुआ है हमारा सहायक शिक्षक में, वो सब जो है वो सड़कों पे है ना। तो आप कैसे बचाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे आपकी बेटियों को, है ना। अभी जो आगे अब जो छोटी छोटी बच्चियां उनको तो हम पढ़ा रहे हैं मैम, विगत 15 महीनों से हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो अब आगे उनका क्या होगा फिर, उनके स्कूलों में इतने मैम सही में सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमें चाहे सरकार से न्याय चाहिए। आप अपना परिचय दें। मैं नम्रता वर्मा हूँ, मैं कांकेर जिले से। अच्छा, कांकेर से मतलब गांव में भी पता मैं नरहरपुर ब्लॉक के रामपुर गांव में पोस्टेड हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारी जो बहन है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार एक तरफ जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाती है, और अभी देख सकते हैं कि कितनी सारी बेटियां जो है, पीछे की तस्वीर कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि पीछे की तस्वीर जो है वो दिखाए आपको, और हर एक बहन हर एक बेटी के हाथ में आप देख सकते हैं कि अपने लिए न्याय मांगने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ ये अपनी नौकरी को नहीं बचा रही है, जैसे कि इस बहन ने कहा कि अपने साथ में जितनी
बच्चियों को या जितने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं उन्हें ये कहीं ना कहीं बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब नौकरी जब इन्हें मिल चुकी है तो नौकरी इनके हाथ से नहीं छीननी चाहिए। और भी हमारी बहनें हैं, उनसे बात करते हैं कि वे क्या सोचते हैं। हम हर एक बहन, हर एक शिक्षिका के पास में जाके उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने क्षेत्र में जिन बच्चों को पढ़ाती हैं तो उन बच्चों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अभी भी हमारे प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। कुछ शिक्षक जो है भ्रष्ट होके पैसे दे के निकल जाते हैं। जो मेहनत से जो शिक्षक बन रहे हैं तो उनके साथ में कैसे सरकार जो है या फिर जो स्थितियां हैं वो कैसे उनके विपरीत जा रही है। हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि हम सिर्फ समायोजन चाहते हैं, हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो हमारे सिर्फ सरकार से हमारे यही निवेदन है कि हमें सिर्फ समायोजन चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस जगह में पढ़ाती हैं, कहाँ पढ़ाती हैं? जी, मैं प्रेमनगर ब्लॉक है और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, वहाँ आप बच्चों को पढ़ाती हैं। वहाँ कैसा माहौल देखने को मिलता है? बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं? क्या कुछ रहता है? जी, हम अभी जितने भी नवनियुक्त सहायक शिक्षक हैं, हमारे जाने से वहाँ काफ़ी बदलाव आया है। हमने नवोदय में सिलेक्शन दिया है, प्रयास में सिलेक्शन दिया है और हम अभी तक भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम वहाँ बने रहें ताकि अपने छत्तीसगढ़ का भी विकास हो और सारे बच्चे आगे बढ़ें। सिर्फ हम समायोजन ही मांग करते हैं। तो आपने सुना कि कैसे सारे जो शिक्षक है सिर्फ और सिर्फ समायोजन का मांग कर रहे हैं। कुछ भाई भी हमारे साथ हैं, उन भाइयों से बात करेंगे। भाई, आप कहाँ से आए? आप कहाँ पोस्टेड है ये पहले बता दीजिए। मैं एमसीबी जिला से हूँ। जी जी। मेरा घर पेंड्रा में एमसीबी जिला में हूँ। या मैं पहले से जो सातमानंद में था, 2 वर्षों से मैंने वहाँ जॉब किया। इसमें इसलिए आया क्योंकि ये सिक्योरिटी था, गवर्नमेंट जॉब है, हर क्यों आएगा गवर्नमेंट जॉब। लेकिन यहाँ मुझे आने के बाद मुझे नहीं पता था कि बीएड वालों का अपात्र योग कर दिया जाएगा। मैम बहुत ही मतलब ऐसे बैकवर्ड एरिया से, मतलब बॉर्डर से, एमपी बॉर्डर से। और काफी आप अपने मेहनत के बारे में बताइए, घर परिवार का क्या सपोर्ट रहा उसके बारे में बताइए। मैम मेहनत के बारे में तो क्या बताऊँ, बहुत लंबा सफर है मैम। मैं थोड़ा सा बता दीजिए ताकि यस मैम। बारीक बात मैंने मैम मेहनत किया। उसके बाद फिर 1 साल मैंने गैप किया जिसमें मैंने डीसीए किया। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मैं पास आउट होने के बाद 2019 में पास आउट हो गया। मैंने बीए बीएड किया। फिर यही पास ही में मैं आरंग है, वहाँ पास मैंने 6 महीना मैम एज अ मैनेजर का, मतलब जो रेत खदान होता है वहाँ काम किया। मैं वहाँ से मैंने फिर इस चीज़ का तैयारी किया। उसके बाद तब जाके मुझे ये जॉब मिला मैम। घर वाले बहुत खुश हुए हैं? हाँ, बहुत खुशी हुई मैम, क्या कि अकेला था मैम मैं। अच्छा, अकेले एक इकलौते हैं। यस मैम। अभी घर वाले क्या कह रहे हैं? माँ क्या कह रही है? वो बस यही कह रहे हैं कि मतलब कि सरकार किसी तरह इनका जॉब सुरक्षित करे मैम। यस। तो देखिए कि हर एक जो भाई है या बहन है, हर एक शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उनके पीछे एक कहानी है, उनके पीछे उनकी मेहनत की एक कहानी है। और कुछ भाइयों से बात करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, उनका जो क्या प्रयास रहा, ये नौकरी लगने में उनका क्या प्रयास रहा, और नौकरी लगने के बाद अभी सरकार और कोर्ट से जो इनका जो आदेश आया है उसके बाद इनकी क्या स्थितियाँ हैं। भाई, आप कहाँ से आए, आप कहाँ पदस्थ हैं? जी, मेरा पदस्थापना बस्तर संभाग केसकाल से आया हूँ मैं। और हम सभी यहाँ शिक्षक उपस्थित हुए हैं अपनी सेवा सुरक्षा के लिए। और सरकार से ही मांग करते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे बारे में भी सोचे, हमारे परिवार के बारे में भी सोचे कि हम 1.5 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं और ऐसी नहीं आए हैं। व्यापम की परीक्षा दिला के आए हैं, सभी परिणामों को हम पास करके आए हैं, सभी बाधाओं को दूर करके आए हैं। तो एकाएक मतलब एक सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। आप अपना परिचय? जी, मेरा नाम प्रदीप साहू, सहायक शिक्षक केसकाल। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रदीप भाई थे। उन्होंने बताया कि जो मेहनत होती है, जो व्यापम की जो परीक्षा होती है और उसके पीछे जो मेहनत लगती है, सारे भाइयों बहनों ने बताया कि उसके पीछे जो भी मेहनत लगता है, उस मेहनत को, उस परीक्षा को, जो भी चरण होते हैं, उन चरणों को पार करने के बाद जो है ये पदस्थ हुए हैं। पढ़े लिखे हैं इसलिए तो पदस्थ हुए हैं, इनका कहना है। आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है कहीं ना जी कहीं। मैम। अब शिक्षकों का सिलेक्शन हो चुका है, उसको भी सरकार कहीं ना कहीं मतलब बात सामने आ रही है कि आप लोगों को हटाया जाए। कैसे देखते हैं इस विषय को?
क्योंकि प्रदेश में अभी भी बहुत सारे कोने ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो वहाँ की जो शिक्षक की स्थितियाँ कुछ पैसे दे के आ जाते हैं। आप लोग तो काफी पढ़े लिखे हैं, उसी बावजूद आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जी मैम, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस स्कूल में पदस्थ हूँ उसे निकटतम दूर में एक और हाई स्कूल है, वहाँ पे मैं डबल ड्यूटी देता हूँ। मतलब एक तरफ मैं अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी वहाँ पे जो मेरी ड्यूटी लगाई गई अतिरिक्त करके शिक्षकों की कमी होने की वजह से मिडिल स्कूल में मिडिल स्कूल में जाके मैं पढ़ाता हूँ मैम। तो ये तो साक्षात उदाहरण है कि यहाँ पे स्कूल में टीचर की कमी है। और एक डाटा के अकॉर्डिंग न्यूनतम अभी तक एकदम जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सदन में उपस्थित करा रहे हैं कि 30,000 शिक्षक भर्ती निकालने वाले हैं। क्यों निकालें? क्योंकि 30,000 के पद रिक्त हैं। ये डाटा खुद सरकार दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं। और हमारे अंदरूनी डाटा के हिसाब से लाखों पोस्ट खाली हैं। हाई स्कूल में खाली है, मिडिल स्कूल में खाली है, प्राइमरी स्कूल में खाली है, हायर सेकेंडरी में खाली है, बहुत सारे पोस्ट खाली है। सरकार चाहिए तो हमारा समायोजन तुरंत का तुरंत कर सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हम लोग मेरिट में आए हुए हैं मैम, हम लोग ऐसे नहीं कि कम नंबर पाए, मेरिट में आए हुए हैं तब जाके हम लोग ये नौकरी पाए। आप कहाँ पढ़ा रहे, कहाँ पदस्थ हैं? मैं मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर जिला के भरतपुर ब्लॉक में पदस्थ हूँ मैं। और वहाँ पे मैं हमारे गांव है छोटा सा, वहाँ के आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो वहाँ के बच्चे जो 2-4 बच्चे थे जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते थे, उनके माता पिता अभिभावक ने उनका एडमिशन को प्राइवेट से छोड़ के मेरे सरकारी स्कूल में किया, मेरे को देखते हुए। और मैं वहाँ पे निःशुल्क शाम को रात को शाम के समय में सभी को निःशुल्क मैं ट्यूशन ही पढ़ाता हूँ। तो वहाँ के हमारी नौकरी जाने से सिर्फ हम लोग तो दुखी नहीं है मैम, जो वहाँ के अभिभावक है वो भी दुखी है। उनका भी कहना है सर आप चले जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या हो गया। आज जो बच्चे ढंग से बोलना नहीं चाहते थे, हमारे जन से बोलना, मैं क्या बताऊं मैं, हम लोग कैसा हम लोग भी कर रहे हैं हम। तो देख सकते हैं भाई, ये हमारे 2 स्कूलों में शिक्षा देते हैं। अपनी सारी बातें बताई इन्होंने, और बात बताते बताते अपनी सारी स्थितियां बताते बताते इतने ज्यादा भावुक हो गए। हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। आप आज यहाँ पहुंचे हैं, आप तो पहले समायोजन की मांग कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे प्रदेश में इतने सारे बच्चे हैं जो शिक्षा की कमी की वजह से अपने हुनर को दिखा नहीं पाए। जी, छत्तीसगढ़ जो राज्य की कल्पना की गई है इसीलिए की गई है। एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और शासन के द्वारा जो भर्ती किया गया वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए ही किया गया। हम जो अभी वर्तमान में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में ही कार्यरत हैं, ताकि ये जो अनुसूचित जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, वहां के बच्चे मुख्य जो विचारधारा है उससे जुड़ सके। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत सरकार की जो सबसे बड़ी संस्था है एनसीटी, जो ये नियम बनाती है कि बीएड वाले सहायक शिक्षक बन सकते हैं, वो 1 to 12 पढ़ा सकते हैं, और उसी नियमों को आधार बना करके देश के सभी राज्य विज्ञापन निकालते हैं, अपने भर्ती नियम को बनाते हैं, और उसी भर्ती नियम के तहत हम सबकी नियुक्ति हुई। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ गया था कि बीएड वाले सहायक शिक्षक बन सकते हैं। एक बात बताइए, अगर डॉक्टर की भर्ती होगी तो मेरे पास योग्यता नहीं है तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि डॉक्टरी में जाकर के फॉर्म तो भर दूंगा। ये तो हौसला होना चाहिए एनसीटी और शासन के बैठे उच्चस्थ अधिकारियों को कि आप ऐसा नियम बनाए जो कोर्ट में पिट गया, प्रतिकूल फैसला आ गया। 1.5 साल से हम कार्यरत हैं बस्तर जैसे क्षेत्र में, जहां पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, फिर भी अपने घर को छोड़ करके हम वहां पर सेवा दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शासन में जो बैठे जो अधिकारी जो गलत नियम बनाए उसको सजा देने के बजाय जो निर्दोष युवा है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा जो लड़का जो मुख्य विचारधारा में जुड़ के काम करना चाहते हैं, ओखर मनसन अन्याय किए जाते सरकार के द्वारा, वो मतलब ठग दिए गए हैं। आज डिजिटल स्कीम के बात चलत है, डिजिटल स्कीम में हो ये रहा है कि फ्रॉड हो रहा है। अगर कोई चीट फंड कंपनी फ्रॉड करती है तो सरकार वादा करती है कि उनका पैसा वापस लौटाऊंगी, लेकिन सिस्टम में बैठे ऐसे भारत सरकार के संस्थान अगर चीट फंड कंपनी बन जाएंगे, सीधी बात है, बताइए ना, आपने वादा किया कि बीएड वाले सहायक शिक्षक बन सकते हैं, हमने उसी आधार पर विज्ञापन देखा, फॉर्म भरा, बीएड किया और नौकरी में है, और उसका जो नियम गलत हो गया। जैसे चीट फंड कंपनी हसीन सपने दिखाती है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना लाख रुपए मिलेगा, करोड़ रुपए मिलेगा, ऐसे मजबूर
नागरिक जब पैसा लगा जाते हैं और वो भाग जाती है, अपने हाथ को खड़े कर देती है, वैसे ही एनसीटी आज हाथ खड़ा कर दी और एनसीटी को चलाने वाली संस्थाएं जो सरकार है वो भी हाथ खड़ा कर दी है। आज हमको बचाने के लिए कोई नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर के सरगुजा से लेकर के रायपुर तक पैदल यात्रा की 350 किलोमीटर। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी माताएं और बहनें अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ शासन में बैठे सत्ताधीशों से, क्या इन लोगों के साथ सरकार अन्याय करेगी? हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमारी क्या गलती है? अगर गलती है तो हमको फांसी पर लटका दिया जबकि जाए। पढ़ लिख के सारे जो कंडीशंस है उसको कंप्लीट करके आप शिक्षक बने। बिल्कुल बिल्कुल, जो मापदंड शासन ने निर्धारित किया उसी के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई। और अगर ऐसे सड़क में हमको आकर लाकर के अगर सरकार खड़ा कर देगी तो हमारे साथ क्या होगा? बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग मनोव्यथा है, कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं बताऊंगा, एक मेरा मित्र है, सहायक शिक्षक, मेरे ही पास की स्कूल में कार्यरत है, वो भी बीएड किया हुआ है, आज पीड़ित है, उसके पिताजी का हृदयाघात हो गया, आईसीयू में एडमिट है और वो सोच उसी के खर्चे से उसके पिताजी का इलाज होता है। वो क्या करेगा? नौकरी से बाहर हो जाएगा तो। छोटा बच्चा है, बहन की शादी करनी है। हर एक आपके भाई बहन, हर एक भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, उनकी हर एक अलग कहानी है। अभी मैं बताऊंगा, एक और कहानी है। मेरे साथ भी साथी काम करता है, नौकरी सुरक्षित है, नौकरी लगने के बाद भी यहाँ समाज की ऐसा है कि सरकारी नौकरी होगा, उसका विवाह अच्छी जगह हो सकता है, इसी आधार पर उसकी सगाई तय हुई और वो सगाई आज टूटने के कगार पर है। बहुत सारे साथियों की शादी टूट गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? शासन अगर हमारी पीड़ा को नहीं समझेगी तो जो सरकार जनता से चलती है और इसी जनता को अगर सरकार ठग देगी तो ये लोकतंत्र को मानने वाले जो पीड़ित शोषित कहां पर जाएंगे, कहां पर अपनी मांग रखेंगे? मैं जानना चाहता हूं, नेहरू, गांधी, भगत सिंह जो सपने देखे थे हमारे इस देश को बनाने का, वो सपना जो है पूरा कपोल हो गया है। एक स्वतंत्र देश होगा जहां पर नागरिकों के पीड़ाओं को, समस्याओं को सुना जाएगा, लेकिन स्थिति यह है कि आज हमको सड़क से आज धरना स्थल पर आना पड़ गया है। शासन हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए हम सब अपनी व्यथा को पीड़ित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी मांगों को सुना जाए और हम सबको किसी न किसी योग्यता के आधार पर पद में समायोजित कर दिया जाए, ताकि इतने 30,000, एक 3,000 व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये 3,000 परिवार का सवाल है। इन लोगों को सरकार सड़क में न लाए, इनके साथ न्याय करे। मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं सहायक शिक्षक हूँ और मांगों को लेकर के दुरुस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं पदस्थ हूँ, कांकेर जिले में पदस्थ हूँ मैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, सरकार से निवेदन है, अगर यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हमें कम से कम इच्छा मृत्यु का वरदान दे। हम लोग इच्छा मृत्यु करना चाहेंगे मैम, क्योंकि हम अभी उस मोड़ पे खड़े हैं कि जहाँ पे हमको पता है कि बेरोजगारी दर बदर कितनी बढ़ती जा रही है और उसमें एक छोटा सा रोजगार पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सालों साल पढ़ाई करने के बाद में कोई आदमी नौकरी पाता है, उसमें भी अगर आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा तो बहुत वो है। और सरकार आपसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों को मतलब अचानक से पहले तो भर्ती दे दिया गया, अब बोला जा रहा है कि आप लोग उसके दायरे में नहीं आते। यही तो बात है मैम, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कहती है कि 11 अगस्त के बाद में जो यानी कि बीएड है वो पढ़ाने लायक नहीं है, और 11 अगस्त से एक दिन पहले जो यानी कि बीएड धारी हैं वो पढ़ाने लायक है। कहीं ना कहीं मुझे न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल उठता है मेरे लिए। मैं इस स्थिति और इस मोड़ पे खड़ा हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, पर ये बात सही है मैम कि ये जो अचानक से एक निर्णय आया ना, और निर्णय से पहले सभी लोग सब समान थे और निर्णय के बाद में हमको ऐसे मुंह में दो निवाला देके पूरी भरी थाली को छोड़ना, छीनना हमारे हाथों से बहुत दुर्भाग्य। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई जो है मतलब और भी सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके सामने पूरी कहानियां जुड़ी है। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि शादी लग रही है, नौकरी जा रही है तो शादी टूट रही है, और किसी भी जो यहाँ पे मौजूद है भाई, किसी एक भाई के पिताजी को हृदयाघात हुआ है और इन सारी स्थितियों की वजह से वे अपने ना पिताजी के पास जा पा रहे हैं और उनके ही पैसे से घर का इलाज चलता है। हमारे साथ बहनें मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है। आप कहाँ से आई? मैम मैं चरामा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम कविता शर्मा है। आप भी शादीशुदा हैं, घर में क्या बोल के आई? मैम जब मेरी जॉब लगी, जो नोटिफिकेशन आया, मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे, मेरी जॉब लगी और बहुत भरोसा करके मुझे इतनी दूर भेजा गया। मैं बेमेतरा जिले से हूँ
अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता है, मैं घर जाके क्या बोलूंगी कि मुझे एक और मौका दो, किस भरोसे पे बोलूंगी? सरकारी नौकरी से बाहर हो रही हूँ मैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मैम। जब नौकरी लगी तो घर, आपके मायके, आपके ससुराल सारे सब जी जी, सब खुश थे, मैं बहुत खुश थे, और अब सब बहुत मायूस है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भारत जब परतंत्र था, जब ब्रिटिश काल था, तब भी किसी को नहीं निकाला गया। स्वतंत्र भारत में ये कैसा न्याय है? जी। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, अपने घर को छोड़कर नौकरी के लिए ये इतने दूर गई हैं, लेकिन वहाँ भी नौकरी में सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद, सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आज एक बड़ा सवाल ये है कि इन्हें नौकरी इनसे क्यों छीनी जा रही है। कहीं ना कहीं ये समायोजन का मांग कर रहे हैं। इनकी जो पढ़ाई है, इनका जो एजुकेशन है, उसके हिसाब से ये चाह रहे हैं कि इनकी नौकरी जो है बच जाए कहीं ना कहीं। अभी जाते हैं और भी बहनें बीच में जाती हूँ, बीच में कुछ लोगों से बात करती हूँ। अगर बात करें, सब लोग से बात करके देखते हैं। आप यहाँ बैठी जी, पहले तो ये बताइए, आप अंबिकापुर से सब लोग पैदल चल के आए हैं? लड़के तो कहीं भी सो लेते हैं, लड़कियों की क्या स्थिति थी? इतने दूर से आप आए, खाना पीना सब चीज की क्या व्यवस्था रही? जी मैम, उतना दूर से आए और ठंडी भी बहुत है, अभी सोने के लिए दिक्कत हुई, परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी, आप कहाँ पदस्थ हो? जी मैम, मेरा नाम पार्वती सिंह है, मैं सूरजपुर जिला के दूरस्थ अंचल ओड़गी ब्लॉक में सेवारत हूँ। आप इतने दूर में अभी पदस्थ हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे आप जिनको पढ़ाती हैं, कैसा क्या माहौल रहता है? जी मैम, वहाँ पर हमारे जाने से पहले वहाँ का स्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते थे, उनको हमारे जाने के बाद अच्छा लगने लगा, और कुछ बच्चों का एकलव्य में भी सिलेक्शन हुआ हमारे जाने के बाद, वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के कोने कोने में इतने छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ बच्चे भी हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। जी मैम, वहाँ पर भी वही स्थिति थी, उनके शिक्षा से बहुत दूर थे। हम जाने के बाद बहुत कुछ उन्हें सीखा, और आने में स्कूल आना भी अच्छा लगने लगा। जी, आप भी एक शिक्षिका हैं, कहीं ना कहीं आप भी पढ़ाई की हो। जी एक शिक्षक का, एक शिक्षिका का क्या महत्व होता है जीवन में, उसके बारे में बताएंगे आप? मैडम, हमारे जीवन में तो एक शिक्षक ही, वही हमारे गुरु है, वही हमारा रास्ता दिखाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम आने वाले पीढ़ी को रास्ता दिखाएं, सही मार्ग पे ले जाए, ताकि वो अच्छे कर्म करें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपनी जो हम शिक्षा हासिल किए हैं, वही शिक्षा हम बच्चों को दें, कि उन्हें सही रास्ते पे लेके चले, ताकि वो अच्छे व्यक्ति बने। लेकिन ये नौकरी छीन जाएगी मैडम, तो हमारा तो नुकसान है ही, हमारे बच्चों का भी क्या होगा बताइए ना। हम मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, हमारी फैमिली भी हमारे साथ साथ पीड़ित। कहाँ रहती हैं आप? आपका घर कहाँ? मैम, मैं सूरजपुर से आई हूँ, मैं ओड़गी ब्लॉक में पदस्थ हूँ। आप रहती भी वही है ना? ठीक है, तो घर में क्या कुछ सपोर्ट, इतने दूर आई हैं, आने दिया क्या आपको? जी मैडम, मेरे पति ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक छोटा बेबी वो सो रहा है मैडम अभी, इसलिए यहाँ, क्योंकि इतने हल्ले में वो जग गया, उसे सुला के आई मैम, तभी मेरे पति ने मेरे बच्चे के साथ मुझे आने दिया इतना दूर उसके लिए। इसलिए मैं सरकार, और रास्ते में कैसे किया आपने, खाना पीना फिर ये सब कैसे किया? मैडम इसके लिए क्या बताएं, उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, फिर भी खाना पीना लेके चली हूँ, और एक माँ हूँ, अभी तो समझ रहे ना स्थिति, मानसिक पीड़ा की स्थिति, जिसका प्रभाव मेरे बच्चे पर भी पड़ रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार ही हमारा माई बाप है, हमारी सेवा सुरक्षित करे, हमारी यही गुहार है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता सिंह है, मैं प्राथमिक शाला टोमा ओड़गी से निवास करती हूँ। तो देख सकते हैं आधे से अधिक जो महिलाएं हैं शादीशुदा हैं, शादीशुदा होने के बावजूद यहाँ आई हुई हैं, और शादीशुदा होने के बावजूद यहाँ आकर के जो बैठी हुई है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पे कुछ बहनें बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को सांस लेके बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। आप इतने दूर से आई हैं, एक छोटा बच्चा भी है आपके साथ में, ठीक है, कैसे देखते हैं कि सरकार आपकी नौकरी छीनने जा रही है, क्या देखते हैं? क्या मैम, हम सरगुजा संभाग से हैं, और मेरा नाम संगीता है, मैं पोस्टेड ओड़गी ब्लॉक में, जिला सूरजपुर से हूँ, और पोस्टेड ओड़गी ब्लॉक में पीएम श्री स्कूल मोहाली में। तो क्या देखेंगे, देखिए अब एक छोटा बच्चा लिए हैं, बच्चों को पढ़ाती भी है, क्या स्थिति है घर में, क्या कुछ कहा जा रहा है? छोटे बच्चे को लेकर आप साथ में आई हैं। मैम, बस यही कहा जा रहा है कि सरकार हमारी नौकरी नहीं छीनेगी, कुछ ना कुछ समाधान अवश्य करेगी।
बस यही आशा लेके यहाँ पर आए। उम्मीद है कि नौकरी बच जाएगी। बच जाएगी, ऐसा हम सरकार से यही चाहेंगे कि उम्मीद बनाए रखे हमारी, और हमारी जॉब न छीने, हमें कुछ हम समायोजन करने, कुछ विचार, मतलब कुछ भी समस्या का समाधान करें, यही बस चाहते हैं। तो देख सकते हैं छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ पर बहन बैठी हुई है, शिक्षिका है, पढ़ा रही हैं। पढ़ाने के साथ साथ अभी इनके साथ में ऐसी चीजें हो रही है कि अब नौकरी छीनने की बात सामने आ गई है। नौकरी छीन ना जाए और उन्हें उनकी नौकरी में समायोजन मिले, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में बहनें बैठी हुई है, उतनी की संख्या में भाई भी बैठे हुए हैं और सारे भाई और बहन लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर समायोजन की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर से 300-350 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और उस रास्ते में कितना क्या कुछ झेलना पड़ा, क्या कुछ स्थितियां, कईयों के तो घर में भी बहुत ज्यादा परेशानी है, उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी में समायोजन दिया जाए। इसके अपडेट और ऐसी खबर के लिए बने रहिए सनातन न्यूज के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।